प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पद परिचय में आगे पढ़ेंगे। हम क्रिया पर चर्चा कर रहे थे। तो क्रिया क्या होती है? शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। सामान्य से कार्य किसी के द्वारा किया भी जा सकता है और कार्य हो भी सकता है। जैसे मान लीजिए गिलास टूट गया, गिलास टूट गया, यह कार्य हो रहा है। और राम से गिलास टूट गया या राम ने गिलास तोड़ दिया, यह कार्य किया जा रहा है। तो जिस शब्द से, वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है, जिसको आपको पद परिचय में आवश्यकता पड़ेगी। अकर्मक सीधे सीधे नाम से स्पष्ट है कि अधन कर्म, यानी अ का मतलब अभाव, जिसमें कर्म न हो वही अकर्मक है। अब कर्म नहीं है कैसे पता लगेगा? तो जहां क्रिया के व्यापार का फल, जहां क्रिया के व्यापार का फल, जैसे राम सो रहा है, तो कार्य क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है सोने का, सोने का कार्य हो रहा है। तो राम सो रहा है, यहाँ अब राम सो रहा है, राम के द्वारा कार्य हो रहा है सोने का। तो जहां क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़े, यानी सोने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। किसके ऊपर? स्वयं के ऊपर। तो जहां क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़े वहां क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। ठीक है। एक और तरीका है पहचानने का कि जब हम क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाएंगे और क्या या किसे प्रश्न लगाएंगे और उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है, तब तो वह क्रिया सकर्मक है। लेकिन क्या या किसे प्रश्न लगाएंगे और उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। जैसे क्या सो रहा है, कौन सो रहा नहीं हो रहा है, क्या सो रहा है, उत्तर नहीं है। किसे सो रहा है, कोई उत्तर नहीं है। ठीक है। अब अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म न हो वही अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा सकर्मक क्रिया, तो सधन कर्म, सधन कर्म, तो स का अर्थ होता है साथ, किसके? कर्म के। तो जो क्रिया कर्म के साथ हो वही क्या है? सकर्मक है। ठीक है। इसको परिभाषित भी देख लीजिए कि जहां क्रिया के व्यापार का फल, अब यहाँ राम फल खा रहा है, राम फल खा रहा है, तो खाने का कार्य हो रहा है, खाने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो राम के द्वारा खाने का कार्य किया जा रहा है। तो क्रिया के व्यापार का फल जब कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य पर पड़े तो वही कर्म होता है। यानी राम खा तो रहा है लेकिन खाने का कार्य किस पर संपादित हो रहा है? फल पर। राम जो है वो फल खा रहा है तो फल पर संपादित हो रहा है। ठीक है। यहाँ फल को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप आम कर लीजिए, राम आम खा रहा है। तो जब क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तो वहां क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। ध्यान दीजिएगा कि राम कार्य कर रहा है खाने का, खाने का कार्य राम के द्वारा हो रहा है, लेकिन किस पर हो रहा है? आम पर। तो आम क्या हो गया? कर्म हो गया। यह आम जो है वह कर्म हो गया। एक और तरीका है पहचानने का कि हम कैसे पहचानेंगे, तो प्रश्न लगाएंगे कि राम क्या खा रहा है? आम खा रहा है। सकर्मक में भी एक कर्मक और द्विकर्मक होता है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या पढ़ा रहे हैं? उत्तर नहीं मिला है, किसे पढ़ा रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। किसे पढ़ा रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जब क्या और किसे लगाने पर उत्तर प्राप्त हो तो वहां क्रिया दो, कर्म दो है, उसे द्विकर्मक हम कहेंगे। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो क्या पिलाती है? दूध पिलाती है।
किसे पिलाती है? बच्चे को पिलाती है। तो यहाँ कर्म दो है। तो यह आपको ध्यान देना है कि सकर्मक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, कि जहाँ क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया, और जहाँ क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होती है। अब यह जो विकारी थे वह समाप्त हो गए। अब क्या है? अविकारी। क्या है? अविकारी। अविकारी में, अविकारी के पहले आप थोड़ा काल पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। काल पर इसलिए क्योंकि पद परिचय में क्रिया का काल बहुत अधिक निर्धारित होता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ दो वाक्य लिखा हुआ है, सो रहा है और खा रहा है, तो दोनों एक ही तरह का काल है इसमें। अब कौन सा काल है? यह वर्तमान काल में है, तो लेकिन वर्तमान काल में भी भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। तो क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, या शब्द का वह रूप जिसमें क्रिया के होने के समय का पता चले कि क्रिया जो हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, तो समय का अगर बोध होगा तो वही काल है। काल के आप जानते हैं मुख्यतः तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल, सबसे पहले भूतकाल। तो भूत, अभी आपको कई तरह के भूत आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, भूत से बड़ा डर लगता है आपको, लेकिन यहाँ कई प्रकार के भूत आपको देखने को मिलेंगे। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ। भूत का अर्थ होता है बीता, बीता हुआ। काल का अर्थ समय। तो जो समय बीत गया है वही भूतकाल है। ठीक है ना? भूतकाल में कार्य बीते हुए समय में, जिन शब्दों से कार्य बीते हुए समय में बोध हो, जिन शब्दों से, उन्हें हम भूतकाल कहते हैं। इसमें इसके भेद होते हैं कई। भेद ही बहुत जरूरी है, क्योंकि पद परिचय में नहीं तो आपको वाच्य में बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, भेद में पहला होता है भूतकाल में सामान्य भूत। हो सकता है पहले भी मैं यह आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। तो सामान्य भूत में राम ने फल खाया। सामान्य भूत में जहां कोई सहायक क्रिया न लगी हो वही सामान्य भूत होता है। आसन्न भूत, आसन्न भूत में जहां पर क्रिया अभी तुरंत समाप्त हुई हो, बीते हुए समय में क्रिया तुरंत समाप्त हुई हो, कि राम ने फल खाया है। जब सामान्य भूत के बाद है लग जाए तो वह आसन्न भूत होता है, यह ध्यान रखिए। जब भी सामान्य भूत के बाद है लगा हो वहां आसन्न भूत होता है। पूर्णभूत, इसके बाद तीसरा है पूर्णभूत, जहां बीते हुए समय में कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, इसकी सूचना हमें जब मिलती है तो वह पूर्णभूत होता है। जैसे राम ने फल खाया था। हम कह सकते हैं कि जब अंत में था थे थी हो तो वह पूर्णभूत को इंगित करेगा। अपूर्णभूत, जब बीते हुए समय में कार्य के अभी चलते रहने की सूचना मिले तो वह अपूर्णभूत होता है। राम फल खा रहा था।
कार्य बीते हुए समय में है। अरे मैं देखा हूँ अभी वो राम जो है वहाँ फल खा रहा था, यानी मैं देख के आ रहा हूँ, यानी समय बीत चुका है, लेकिन वहाँ पर कार्य के चलते रहने की सूचना प्राप्त हो रही है। अपूर्ण है, पूरी तरह नहीं घटित हुआ है। अपूर्ण भूत, उसके बाद संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत कि राम ने फल खाया होगा। जब सामान्य भूत के बाद होगा शब्द लग जाए तो वह संदिग्ध भूत है कि राम ने फल खाया होगा। खाया है कि नहीं खाया ये पता नहीं, खाया खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है। उसके बाद एक हेतुमत भूत होता है, उसके बारे में जहाँ कारण छिपा हो कि यदि बादल गिरते तो बारिश होती, तो वहाँ हेतु कारण छिपा होता है। तो ये भूतकाल है। इसके बाद वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में जहाँ कार्य क्रिया के द्वारा हमें यह सूचना मिले कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है। जैसे राम पढ़ता है, राम खा रहा है, राम खाता होगा, इसमें भी तीन है, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। सामान्य में खाते ती लगते हैं, अपूर्ण में रहा है, रही है, और संदिग्ध में सामान्य के बाद होगा कि राम खाता होगा, वर्षा होती होगी। तो यहाँ पर यह वर्तमान काल के भेद हैं। भविष्य काल में भी दो भेद होते हैं। एक सामान्य भविष्य काल जिसमें गागे रहता है कि राम फल खाएगा, और एक संदिग्ध संभाव्य भविष्य काल होता है। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल कि जहाँ संभावना हो, जैसे शायद वहाँ वर्षा हो रही होगी, तो जिसमें शायद लग जाएगा वो संभाव्य भविष्य काल होगा। अब हम क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे। तो क्रिया विशेषण सबसे पहले हमको जानना है कि क्रिया विशेषण क्या है। तो भाई सीधे सीधे स्पष्ट है कि क्रिया की विशेषता, सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है, सरलता की बात है कि जहाँ क्रिया की विशेषता होगी वही क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ता है, दौड़ना यहाँ क्रिया है। अब दौड़ने की विशेषता है कि तेज दौड़ता है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वही क्रिया विशेषण होते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। क्रिया विशेषण के भेद तो हमें पद परिचय में क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण क्या है, विकारी शब्द है। विकारी क्या होते हैं, जिस शब्द से किस शब्द का वह रूप जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषयार्थ बोधक और निपात, इन 5 के बारे में आपको पढ़ना है। तो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं, भेद 4 होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो रीतिवाचक, रीति का अर्थ होता है तरीका, रीतिवाचक का अर्थ होता है तरीका। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आ रही है। हम पहचानने के लिए पद परिचय में कि यह रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है कि कालवाचक है कि परिमाणवाचक है, इसका एक तरीका मैं बताऊंगा कैसे पहचानते हैं। पहले ये जान लीजिए, रीति का अर्थ है तरीका, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आ रही है। स्थानवाचक कि जहाँ स्थान संबंधी विशेषता क्रिया की बताई जाए कि बच्चे तो कहाँ कूद रहे हैं, स्थान है, छत पर कूद रहे हैं। ठीक। कालवाचक जिसमें समय का बोध हो कि पिताजी कब आएंगे, कल आएंगे, तो कल आ रहे हैं, तो कल क्या है, समय का बोध कर रहा है। परिमाण का अर्थ यहाँ देखिए, परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण होता है और परिमाणवाचक विशेषण भी होता है, दोनों में अंतर होता है।
परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि नाप तौल एकदम नाप तौल रहता है, उसमें नाप मापना तौलने की ही बात हो रही है। लेकिन यहाँ परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है यह मात्रा की बात करेगा, यानी विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण में हमारे सामने जो भी है वो प्रत्यक्ष होगा, जबकि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में वो अप्रत्यक्ष है, वह अनुभवजन्य है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे मोहन बहुत खाता है, भाई हम तौल तो रहे नहीं है, बहुत खाता है मतलब कितना भी खा जाएगा, बहुत खाता है। राधा थोड़ा मुस्कुराई, तो मुस्कुराने का हम इंच टेप से थोड़े ना माप रहे हैं कि 2 से भी मुस्कुरा रही है, 4 से भी मुस्कुरा रही है। तो जब मात्रा की बात हो, मापने तौलने में ही नहीं, केवल मात्रा की बात हो जो अनुभव योग्य हो, तो वहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब पहचानेंगे कैसे? पद परिचय में अगर हमको दे दिया जाए यही 4 वाक्य में से कोई वाक्य, तो जब हम कैसे रीतिवाचक के लिए कैसे प्रश्न लगाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा। तो रीतिवाचक कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर कैसे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, तो वहाँ पर रीतिवाचक हो जाएगा। स्थानवाचक में कहाँ प्रश्न लगाएंगे, बच्चे कहाँ कूद रहे हैं, छत पर कूद रहे हैं, तो वहाँ पर स्थानवाचक हो जाएगा। कालवाचक में कब प्रश्न लगाएंगे कि पिताजी कब आ रहे हैं, तो उत्तर मिल रहा है कल आ रहे हैं। और परिमाणवाचक में कितना प्रश्न लगाएंगे, कितना का जब उत्तर मिलेगा कि मोहन कितना खाता है, बहुत खाता है, तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। या पद परिचय में अब आगे हम लोग समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयाद बोधक और निपात पर चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण में लिखना क्या है पद परिचय में, अगर मान लीजिए धीरे धीरे का पद परिचय देना है हमको, तो धीरे धीरे हम लिख देंगे, धीरे धीरे लिख देंगे और धीरे धीरे लिखेंगे क्रिया विशेषण। तो कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण तो किसकी विशेषता बता रहा है? आ रही है, आ रही है क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह क्रिया विशेषण आ रही क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसमें क्रिया विशेषण में और कुछ नहीं लिखना है, क्रिया विशेषण में और कुछ बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बस हम लिखेंगे कि भेद क्या है और वह किसकी विशेषता बता रहा है, बस इतना ही आपको क्रिया विशेषण में लिखना है। भेद जरूर लिखना है, बिना भेद के आप अपूर्ण मानेंगे और उस पर नंबर आपके कट सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।